हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैफरन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी। उसमें हमारा आगे का अभ्यास केवल पठन के लिए। तो उसमें है हमारा युधिष्ठिर की सीख। तो ये जो हमारी कहानी है वो सिर्फ हमें यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ पर दी गई है। तो वो है युधिष्ठिर की सीख। तो 5 पांडव थे। ये किसकी कहानी है? तो यहाँ पर हमें पांडवों की जो महाभारत हुई थी वो महाभारत की एक कहानी यहाँ पर बताई गई थी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कहा गया है कि 5 पांडव थे और उनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर थे। तो पांडव कितने थे? तो पांडव जो है वो 5 थे और उसमें सबसे बड़े थे वो उनका नाम था युधिष्ठिर। बचपन में सभी कौरव तथा पांडव पढ़ने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। तो यहाँ पर किस समय की बात की गई है? तो यहाँ पर महाभारत में जब कौरव पांडव छोटे थे तो वो बचपन में कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, इसकी बात यहाँ पर की गई है। जब वो छोटे थे कौरव और पांडव, तो वो दोनों सब लोग पढ़ने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे। एक बार गुरुजी ने छात्रों से कहा, छात्रों ये 2 वाक्य कल तक याद करके सुनाओ। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो यहाँ पर द्रोणाचार्य के साथ जब सब कौरव पांडव पढ़ते थे तो वहाँ की बात की गई है। तो तब वहाँ के गुरुजी है जो गुरु द्रोणाचार्य, वो एक दिन छात्रों यानी कि कौरव और पांडवों से और दूसरे अपने छात्रों से कहते हैं कि छात्रों ये 2 वाक्य है वो कल तुम याद करके सुनाना। पहला वाक्य क्या है? तो पहला वाक्य है सदा सत्य बोलो। तो गुरु द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि पहला वाक्य ये है कि तुम सदा सत्य बोलो, ये याद करना। दूसरा है कभी क्रोध न करो। तो ये दोनों वाक्य सभी छात्रों को याद करने को गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं। सब राजकुमारों ने ये 2 वाक्य कुछ ही क्षणों में रटकर गुरुजी को सुना दिए। सब राजकुमार क्या करते हैं? तो जब कौरव और पांडव को ये 2 वाक्य दिए गए तो सभी राजकुमार जो है वो कुछ ही क्षणों में यानी कि तुरंत ही वो 2 वाक्य रटकर गुरुजी को सुना देते हैं। अंत में जब युधिष्ठिर की बारी आई तो वे अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला। तो अंत पे क्या होता है? तो अंत में जब सभी छात्र अपने 2 वाक्य जो गुरुजी ने दिए थे वो रटकर गुरुजी को सुना देते हैं, तो आखिर में युधिष्ठिर की बारी आती है। तब युधिष्ठिर क्या करते हैं? तो युधिष्ठिर है वो अपने गुरुजी के सामने दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझे केवल एक ही वाक्य याद हुआ है। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं? तो वो अपने गुरुजी से क्षमा मांगते हैं कि मुझे माफ़ करिए गुरुदेव, मुझे केवल एक ही वाक्य याद हुआ है। यह सुनकर गुरुजी नाराज होकर डांटने लगे। ये सुनकर गुरुजी क्या होते हैं? तो ये जब युधिष्ठिर कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, मुझे केवल एक ही वाक्य याद हुआ है, तो गुरुजी नाराज हो जाते हैं और डांटने लगते हैं। तुम सबसे बड़े होकर भी मूर्ख हो, तुम 2 दिन में 2 छोटे वाक्य भी नहीं याद कर पाए। गुरुजी क्या कहते हैं कि तुम सबसे बड़े हो और सबसे बड़े होने के बावजूद भी तुम कैसे मूर्ख हो, तुम तो 2 दिन में ये दोनों छोटे छोटे वाक्य भी याद नहीं कर पाए। गुरु की बात सुनकर बालक युधिष्ठिर डरे नहीं। गुरुजी अब उनके डांट रहे थे तो उनकी बात सुनकर जो युधिष्ठिर है वो बिल्कुल निडर होकर डरे बिना खड़े रहते हैं और शांत बने रहे। और क्या करते हैं? तो वो शांत चित्त से खड़े रहते हैं। यह देखकर द्रोणाचार्य चकित रह गए और पूछने लगे, तुम्हें कौन सा वाक्य याद हुआ है, जरा सुनाओ। तो ये जब गुरुजी ने उन्हें देखा कि युधिष्ठिर को उसने डरे नहीं और शांत बने रहे, तो वो देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं और युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा वाक्य याद हुआ है, जरा मुझे तुम सुनाओ। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव मैं क्रोध न करना सीख गया हूँ। युधिष्ठिर को कौन सा वाक्य याद हुआ था? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि गुरुदेव मैं क्रोध ना करना सीख गया हूँ, अभी आपके डांटने पर मैंने क्रोध पर काबू पा लिया। क्या कहा युधिष्ठिर ने कि गुरुजी आपने जो 2 वाक्य दिए थे उसमें जो दूसरा वाक्य है क्रोध ना करना, वो मैं सीख गया हूँ, क्योंकि अभी आपने मुझे जब डांटा तो मैंने अपने क्रोध मुझ पर जो गुस्सा आया उस पर मैंने काबू पा लिया, यानी कि क्रोध पर काबू पा लिया। द्रोणाचार्य यह सुनकर बहुत खुश हुए। द्रोणाचार्य क्या होते हैं? तो द्रोणाचार्य जब युधिष्ठिर की ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं।
युधिष्ठिर ने निडरता से आगे कहा। युधिष्ठिर क्या होते हैं? तो युधिष्ठिर बिना डरे निडरता से आगे कहते हैं, सदा सत्य बोलना मुझे अभी नहीं आया। और क्या कहते हैं युधिष्ठिर कि वो निडर होकर यानी कि डरे बिना ही गुरु जी से कहते हैं कि जो सदा बोलने का, सत्य बोलने का जो वाक्य है वो अभी मुझे नहीं आया। कभी कभी हंसी में झूठ बोल देता हूँ। क्या कहा कि अभी मैं पूरा सत्य नहीं बोलता, क्योंकि कभी कभी मैं हंसी हंसी में भी झूठ बोल देता हूँ। जब तक इस बात पर अमल करना न सीख जाऊँ तब तक यह वाक्य कैसे याद हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि जब तक मैं सत्य बोलने की बात को पर अमल ना करना सीख जाऊँ तब तक ये वाक्य मुझे याद नहीं हो सकता। गुरुजी का चेहरा आनंद से खिल उठा। गुरुजी का चेहरा कैसा हो जाता है? तो जो द्रोणाचार्य गुरुजी है उनका चेहरा खिल उठता है, आनंद से भर उठता है। उन्होंने युधिष्ठिर को सीने से लगाकर कहा, और वो क्या करते हैं? तो वो युधिष्ठिर को अपने सीने से लगा देते हैं। प्रिय युधिष्ठिर, तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या कहा गुरुजी ने कि प्रिय युधिष्ठिर, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, तुमने सही अर्थ में पाठ याद किया है। क्या कहा कि तुमने ये सबने तो पाठ सिर्फ रटा था, पर युधिष्ठिर ने क्या किया था? तो युधिष्ठिर ने सही अर्थ में पाठ याद किया था। पाठ याद करने का अर्थ केवल उसे रट लेना नहीं है, बल्कि उस पाठ को जीवन में उतारना ही सच्ची पढ़ाई है। तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया कि गुरुजी क्या कहते हैं? तो गुरुजी कहते हैं कि तो सबने तो पाठ रट लिया है, बल्कि तुमने इस पाठ को जीवन में उतारना ही सच्ची पढ़ाई है। यानी कि हमें जो भी सीखते हैं वो हमें सिर्फ रट लेना नहीं चाहिए, पर उसे हमारे जीवन में भी उसका आचरण करना चाहिए, तो ही वो हमारी सच्ची पढ़ाई है। ऐसा इस पाठ के द्वारा हमें यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो हमारी कहानी है युधिष्ठिर की सी, वो यहीं पर पूरी होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों हमारा कार्यपत्रक 9 पठित बोध। तो उसमें हमें क्या करना है? तो उसमें हमें गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? तो हमें एक यहाँ गद्यांश यानी कि एक फकरा दिया गया है, उस फकरे को पहले हमें पढ़ना है और उसके बाद हमें नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से जो आपको सही उत्तर लगता है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो उसमें सबसे पहला है हमारा गद्यांश है, परियों की राजकुमारी बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंतित थी। यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो यहाँ पर परियों की राजकुमारी जो है वो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित थी, ऐसा हमें यहाँ पर कहा गया है। उसने सोचा कि अपने प्यारे बच्चों को ऐसे छोड़कर वह कैसे परिलोक वापस जा सकती है। वो क्या करती है? तो वो बच्चों के लिए बहुत ही भविष्य के लेकर चिंतित थी, इसलिए वो सोचती है कि वो अपने इस प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर वह कैसे परिलोक वापस जा सकती है। तभी उसने अपनी सुनहरी जादुई छड़ी घुमाकर स्वयं को मनचाही शिक्षिका के रूप में बदल दिया। तभी वो क्या करती है? तो जो परियों की राजकुमारी है तभी वो अपनी जो सुनहरी छड़ी होती है उसे घुमाकर मनचाही शिक्षिका के रूप में अपने आप को बदल देती है। परी ने फैसला किया कि वह प्यारे प्यारे बच्चों के साथ शिक्षिका बनकर तब तक रहेगी जब तक वह बच्चों के खान पान की आदत को बदल नहीं देती। तो वो क्या करती है? तो वो जो मनचाही शिक्षिका के रूप में बदल देती है और वो एक फैसला करती है कि ये प्यारे प्यारे बच्चों के साथ तब तक शिक्षिका बनकर रहेगी कि जब तक वो अपने खान पान की आदतों को बदल नहीं देते और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें स्वस्थ जीवन जीने की राह पर चलना नहीं सिखा देती। और वो क्या करना चाहती है? तो वो हमेशा हमेशा के लिए उन बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने की राह पर चलना सिखाना चाहती है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया? परिया किस बात की चिंतित थी? तो वो बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने खान पान का पूरा ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए वो क्या करती है? तो वो अपने आप को मनचाही शिक्षिका में बदल देती है और बच्चों के साथ तब तक रहना चाहती है जब तक वो अपनी आदत में खान पान की आदतों में सुधार नहीं लाते और स्वस्थ जीवन जीने की राह पर चलना नहीं सीख लेते। अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रश्नों। तो उसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है कि परियों की राजकुमारी किसके विषय में चिंतित थी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि परियों की जो राजकुमारी हो वो किसके विषय में चिंतित थी। तो उसका आंसर आएगा हमारा बच्चों के
अपने या शिक्षिका के। तो किसके लिए चिंतित थी वो? तो यहाँ पर आएगा हमारा बच्चों के। तो यहाँ पर आएगा इस तरह से सही कंडीशन कि परियों की राजकुमारी बच्चों के विषय में चिंतित थी। परी ने जादुई छड़ी से अपने को किस रूप में बदल दिया? तो ये क्या आएगा यहाँ पर कि परी ने जादुई छड़ी से अपने को किस रूप में बदल दिया? बच्चों के, शिक्षिका के या राजकुमार के। तो यहाँ पर आएगा हमारा कि शिक्षिका के रूप में बदल दिया था। तो यहाँ पर आएगा शिक्षिका कि परी ने जादुई छड़ी से अपने आप को शिक्षिका के रूप में बदल लिया। परी बच्चों की कौन सी आदत बदलना चाहती थी? सोने की, पढ़ने की या खाने पान की। तो कौन सी आदत बदलना चाहती थी? तो यहाँ पर आएगा खान पान की। तो परी जो है वो बच्चों की खान पान की आदत को बदलना चाहती थी। इसी तरह से हमें सारे प्रश्नों के उत्तर दे। ऐसे ही हमारा आगे का प्रश्न है 4। कौन सा शब्द तंदुरुस्त के अर्थ से मिलता जुलता है? स्वस्थ, आदत या जीवन। तो कौन सा शब्द हमारे तंदुरुस्त अर्थ से मिलता जुलता है? तो स्वस्थ शब्द जो है वो तंदुरुस्त के शब्द से अर्थ से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा स्वस्थ। कौन सा शब्द दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर नहीं बनता? चिंतित, राजकुमारी या मनचाही। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? तो जो चिंतित है वो कि चिंतित शब्द दो अलग शब्दों को जोड़कर नहीं बनता। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो हमारा गद्यांश है पहले उसे पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उसमें जो सही उत्तर है उसको हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना है। तो पहला था कि परियों की राजकुमारी किसके विषय में चिंतित थी? तो उसमें आएगा कि बच्चों के, कि परियों की राजकुमारी बच्चों के विषय में चिंतित थी। परी ने जादुई छड़ी से अपने को किस रूप में बदल लिया? तो उसका उत्तर आएगा कि परी ने जादुई छड़ी से अपने आप को शिक्षिका के रूप में बदल लिया। परी बच्चों की कौन सी आदत बदलना चाहती थी? तो क्या आएगा कि परी बच्चों की खान पान की आदत को बदलना चाहती थी। कौन सा शब्द तंदुरुस्त के अर्थ से मिलता जुलता है? तो उसका उत्तर आएगा कि स्वस्थ शब्द तंदुरुस्त के अर्थ से मिलता जुलता है। 5। कौन सा शब्द दो अलग शब्दों को जोड़कर नहीं बनता? तो उसका उत्तर आएगा कि चिंतित शब्द दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर नहीं बनता। राजकुमारी कैसा शब्द है? तो राजकुमारी है तो राज वत्ता कुमारी, तो वो 2 शब्दों से बना हुआ है। मन चाहे तो मन वत्ता चाहे, वो भी हमारे 2 शब्दों से बना हुआ है। तो चिंतित ही एक ऐसा शब्द है जो हमारे शब्दों से जुड़कर नहीं बनता। तो ये जो हमारा अभ्यास 9 है वो यहीं पर पूरा होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा कार्यपत्रक 10। अपठित पोथ। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें बच्चों यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर एक और फकरा दिया गया है, उसको पहले हमें पढ़ना है और उसके नीचे हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो इस हमारा जो गद्यांश है उसके अकॉर्डिंग है। तो हमें उससे गद्यांश को पढ़कर उसके बाद जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो गद्यांश क्या है हमारा? तो अब हम पढ़ेंगे हमारा गद्यांश। कुछ बच्चे पाठशाला से घर लौट रहे थे। यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो यहाँ पर कुछ बच्चों की बात की गई है। तो वो क्या कर रहे थे? तो वो पाठशाला से अपने घर की ओर लौट रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक तालाब देखा। तो वो क्या देखते हैं? तो जब वो पाठशाला से घर की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक तालाब देखा, उसमें कमल खिले थे और कई मेंढक तैर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने तालाब देखा, उसमें क्या था? तो उसमें कुछ कमल खिले हुए थे और कई मेंढक उसमें तैर रहे थे। बच्चे मेंढकों पर ठेले फेंकने लगे। बच्चे क्या करने लगे? तो जब उन्होंने देखा कि तालाब है और उसमें कमल खिले हुए हैं और मेंढक तैर रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? तो उसमें जो मेंढक तैर रहे थे उनके ऊपर ढेले फेंकने लगे। यानी कि ढेले का अर्थ क्या होगा? तो ढेले कैसे होते हैं? तो जो मिट्टी का थोड़ा सा टुकड़ा जैसा होता है ना, पत्थर जैसा, वो फेंकने लगे मेंढकों के ऊपर। घायल मेंढक इधर उधर भागने लगे। जब उन पर पत्थर फेंकने लगे बच्चे तो घायल मेंढक यानी कि मेंढकों को चोट लग गई और वो घायल हो गए और वो इधर उधर भागने लगे। तभी वहाँ माली काका आ गए। तभी वहाँ पर क्या होता है? तो तभी वहाँ के जो माली काका है वो आ जाते हैं।
उन्होंने बच्चों की शरारत देखी और जोर से बोले, बच्चों बंद करो यह डेले फेंकना। तुम्हारे लिए तो यह एक खेल है, लेकिन इन बेजबान मेंढकों की तो जान जा रही है। तो माली काका क्या होते हैं? तो माली काका जब बच्चों को शरारत करते देखते हैं तो वो जोर से बोल उठते हैं कि बच्चों ये तुम बंद करो ढेले फेंकना, यानी कि पत्थर मारना तुम बंद करो। तुम्हारे लिए एक खेल है। क्या है? तो बच्चों के लिए एक सिर्फ खेल है, लेकिन जो बेजबान मेंढक है उनकी तो जान जा रही है। तो मेंढक है वो डरे हुए हैं और उनकी जान जा रही है। बच्चों पर डांट का अच्छा असर हुआ। बच्चों को क्या हुआ? तो जो बच्चे उस पर ढेले फेंक रहे थे उन पर वो उनकी डांट का, जो माली काका ने उनको डांट सुनाई तो उनका अच्छा असर हुआ और उन्होंने ढेले फेंकना बंद कर दिया। और वो क्या करते हैं बच्चे? तो वो माली काका की डांट से वो ढेले फेंकना बंद कर देते हैं। सचमुच किसी को नुकसान पहुंचाकर कभी भी खुशी नहीं होना चाहिए। क्या कहा गया है इस गद्यांश में? कि हमें सचमुच किसी को, हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुश होना नहीं चाहिए। इस द्वारा से हमें इस गद्यांश में कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रश्न। बच्चे कहाँ से लौट रहे थे? तो उसका उत्तर क्या आएगा कि बच्चे कहाँ से लौट रहे थे? तो उसका उत्तर आएगा कि बच्चे पाठशाला से घर लौट रहे थे। कहाँ से लौट रहे थे? तो जो बच्चे हैं वो पाठशाला से अपने घर की ओर लौट रहे थे। 2, उन्होंने तालाब में क्या देखा? तो उसका उत्तर आएगा कि उन्होंने तालाब में कमल खिले हुए दिखे और मेंढक को तैरते हुए देखा। तो बच्चे क्या देखते हैं तालाब में? तो जब वो घर की ओर जाते हैं तो वो तालाब में देखते हैं कि कमल खिले हुए हैं और मेंढक तैर रहे हैं। बच्चे खुशी से क्यों उछलने लगे? तो बच्चे खुशी से कमल को देखकर और खिले हुए देखकर उछलने लगे। बच्चे क्यों खुश हो जाते हैं? तो जब वो तालाब में देखते हैं कमल और मेंढकों को तैरते हुए तो वो खुशी से उछलने लगते हैं। माली काका की डांट का बच्चों पर क्या असर पड़ा? तो उसका क्या उत्तर आएगा? तो कि माली काका की डांट का बच्चों पर अच्छा असर हुआ और उन्होंने ढेले फेंकना बंद कर दिया। तो माली काका जब बच्चों को डांटते हैं तो क्या होता है? तो बच्चे का उन पर अच्छा असर होता है और वो जो बच्चे हैं वो मेंढकों के ऊपर ढेले फेंकना यानी कि पत्थर फेंकना बंद कर देते हैं। 5, इन शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ढेला का अर्थ क्या? ढेला का शब्द मिलता जुलता अर्थ क्या होगा? मिट्टी या पत्थर। पाठशाला का होगा विद्यालय, स्कूल। मार्ग का पंथ, राह। कहानी का कथा, गाथा। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं उसके बिल्कुल मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ढेला का होगा अर्थ मिट्टी, पत्थर। विद्यालय का होगा स्कूल, पाठशाला। मार्ग का होगा पंथ, राह। कहानी का होगा कथा, गाथा। ये जो हमारा कार्यपत्रक 10 है वो यहीं पर पूरा होता है। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे हमारा कार्यपत्रक 12, रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हमें रचनात्मक अभिव्यक्ति यानी कि तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर जो हमें रचना दी गई है उसको अभिव्यक्ति यानी कि उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि यहाँ एक चित्र देकर उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये चित्र को हमें देखना है और उस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर 5-6 वाक्यों में लिखना है। तो हमें यहाँ पर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में हमें एक समुंदर दिखाई दे रहा है, एक दरिया दिखाई दे रहा है। उसमें क्या है? तो जो दरिया है उसमें एक नाव तैर रही है, एक बोट जा रही है, वो आएगा। कुछ बच्चे किनारे पर महल बना रहे हैं, किला कर रहे हैं। एक बच्चा जो है वो नारियल पानी पी रहा है और किनारे पर 2 नारियल के पेड़ दिख रहे हैं। ऐसा आपको जो भी चित्र में दिख रहा है वो आपको यहाँ पर 5-6 वाक्य में आपको अपने आप इस तरह से लिखना है। कि यहाँ पर कुछ लोग तैर रहे हैं, पानी में बोट तैर रही है। तो ये सब आपको यहाँ पर आपको जो भी चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर 5-6 वाक्यों में आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। तो ये जो हमारा कार्यपत्रक है वो यहीं पर पूरा होता है। थैंक यू।